हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने लेंज का नियम और फैराडे का नियम ये दोनों ही क्लियर किए थे। आज हम इस लेंज और फैराडे के नियम का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हम कर रहे हैं। जो आंसर आया है E=-d∅/dt, उसी को ही यूज में लेते हुए हम तीन चीज़ें ले रहे हैं: प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और तीसरा क्या है दोस्तों, प्रेरित आवेश। क्लियर? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड तीसरा हम क्या ले रहे हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये तीनों ही दोस्तों एक ही फॉर्मूला है जो पहले वाला फैराडे लेंज के नियम वाला फॉर्मूला है, E=-d∅/dt। उसी से ही ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हम यूज में लेंगे और तीनों के तीनों फॉर्मूले ही उसी फॉर्मूले की सहायता से बनते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आप जानते हो, चुंबकीय फ्लक्स में टाइम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम चेंजेज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी होंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज दैट द value of magnetic flux associated with a coil having n turns, okay, is phi1 at time t1। phi भी ले सकते हैं, phi m या phi b भी ले सकते हैं, and phi2 at time t2। and due to change in magnetic flux associated with 1 turns mean induced EMF per turns एज, वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो हिंदी क्या हो जाएगी दोस्तों, माना कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कोइल हैविंग n टर्न्स इज phi1, n घेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कोइल, एन माना कि n घेरों वाली कुंडली में, n घेरों वाली कुंडली में या n घेरों वाली कुंडली से संबद्ध, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं दोस्तों, हालांकि वो लाइन भी सही थी। कुंडली से संबद्ध t1 समय पर चुंबकीय फ्लक्स, t1 समय पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, phi1 व t2 समय पर चुंबकीय फ्लक्स, t2 समय पर चुंबकीय फ्लक्स क्या आ गया दोस्तों, phi2 हो तो क्या आएगा, एक घेरे या एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न्स, प्रति एकांक घेरों के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ तो दोस्तों, फॉर्मूला क्या आ गया, E, या कई बुक में दोस्तों इस तरह से एप्सिलॉन जैसा भी E लिखा रहता है, वो भी हम ले सकते हैं, या EM भी हम कह सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। इक्वस टू क्या आ जाएगा,
phi2 माइनस phi1 अपॉन क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। क्लियर? तो E इक्वस टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। E इक्वस टू क्या आ गया, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। और इसको यदि हम ये ले लें कि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, ठीक है, या इसको हम यूं समझ लें कि डेल्टा फाई व डेल्टा टी का मान अल्प हो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई एंड डेल्टा टी बिकम क्या हो, पार्शियली हम स्मॉल ले लें, पार्शियली स्मॉल, बहुत अल्प हो। तो इस सिचुएशन में हम यह लिख लेते हैं ये वाली, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, इफ डेल्टा फाई एंड डेल्टा टी बिकम अल्प, स्मॉल, तो स्मॉल होगा तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल्टा टी टेंस टू 0। ये थोड़ी सी मैथ की टर्मिनोलॉजी है, हालांकि इसका कोई यूज में नहीं है, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं E इक्वल्स टू माइनस, ये D है, डी फाई अपॉन डी टी। थोड़ा सा चेंजेस सा कर देते हैं, E इक्वल्स टू आ गया माइनस डी फाई अपॉन डी टी। E इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? यदि n घेरों के लिए ले लें तो क्या आएगा, यदि कुंडली में n घेरे हों, इफ द n टर्म इन coil, if n टर्म इन coil, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, E इक्वल्स टू n डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपके सिंपल सा आ जाता है। बस ये आपके क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से आपने ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। यदि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में है, ठीक है, यानी ये एक तरह से कौन सा मान हो गया, एवरेज वैल्यू। कौन सा मान है ये, औसत मान है। जैसे आप पीछे पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। तो ये एक तरह से औसत मान है किसी भी दो या दो से ज़्यादा अधिक पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और टाइम इंटरवल का। और ये वाला जो मान है ये क्या है, ये है तात्क्षणिक मान। ये कौन सा मान है दोस्तों, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक समय के ऊपर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो वाला है। अब हम दूसरा जो पॉइंट है वो हम ले रहे हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। हमने जो कॉइल ली है उस कॉइल में कुछ ना कुछ आप जानते हो रेजिस्टेंस होता है। तो इफ द कॉइल इज इन क्लोज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर, तो इसमें दो कंडीशन ले रहे हैं दोस्तों। यदि कुंडली क्या है, बंद हो, यदि कुंडली या सर्किट जो भी है वो बंद हो और इस परिपथ में, इस परिपथ का प्रतिरोध
इस परिपथ का प्रतिरोध कितना है दोस्तों, R हो, R हो, तो क्या आ जाएगा, सर्किट R करंट flowing in the circuit, तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या आ जाएगी, यू नो वेरी वेल ओम्स लॉ, E इक्वल्स टू आई आर, E इक्वल्स टू आई आर, और E की वैल्यू है दोस्तों आपके कितनी है, -n, और -n के बाद क्या आया है, d∅/dt, E इक्वल्स टू आई आर, और I इक्वल्स टू क्या आ गया, वो हम यहाँ मेज़र कर लेते हैं। मोड लेना चाहें तो यहाँ हम मोड लेके, और ये वैल्यू यहाँ माइनस को प्लस में भी चेंज कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। यहाँ तो ये I इक्वल्स टू क्या आ गया, -n और d∅/dt अपॉन R, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ जाता है। और यदि हम यहाँ मापांक ले लेते हैं, मापांक लेने पर, क्योंकि जब आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये माइनस केवल अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, न कि वैल्यू को। तो हम यहाँ मॉडुलस ले लेते हैं, तो मॉडुलस ले लेंगे तो I इक्वल्स टू आ गया n/r d∅/dt। ये क्या है दोस्तों, इंड्यूस्ड करंट, ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके इंड्यूस्ड करंट आ जाती है। हाँ तो दोस्तों अगला है आपके प्रेरित आवेश। कौन सा है, प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो इस तरह से दोस्तों शुरू में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आया, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले फार्मूले से हमने इंड्यूस्ड करंट मेजर कर लिया, और इंड्यूस्ड करंट वाले फार्मूले से हम इंड्यूस्ड चार्ज मेजर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं। तो अभी आपने जो मेजर किया है इंड्यूस्ड करंट, वो कितनी आई है, याद है, I इक्वल्स टू n d∅/dt, जानते हो। और I को आप क्या लिख सकते हो इंड्यूस्ड चार्ज के लिए, थर्ड पॉइंट जो है I इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, dq/dt, द रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यों, प्रति एकांक समय में जो आवेश प्रवाह की दर है या आवेश प्रवाह है उसे हम धारा कह देते हैं। तो I इक्वल्स टू dq/dt, और ये दोस्तों आ गया n d∅/dt। तो dq इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dq, ये dt से dt कैंसिल हो गया, क्यों, इस तरह से हम इसको यदि कैंसिल कर दें तो ये आ गया n d∅। तो सिंपल सा है दोस्तों, टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 12th है ये टाइम पास ही है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ थोड़े थोड़े फॉर्मूले हम भले ही कह देते हैं, अदरवाइज़ ये आगे हम इससे रिलेटेड कुछ एनालिटिक टाइम हम पढ़ें, वो भले ही आपके हो, 1-2 बार 2 बार 3 बार आप इनको पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप भी पढ़ाने लग जाना मेरी तरह से, तो इजीली कर सकते हो, ये कोई बड़ा नहीं है। मेन चीज़ रेगुलरिटी है, वो आप यदि करोगे तो ये चीज़ें सिंपल हो जाएंगी।
तो dq इक्वल्स टू n d फाई हो जाता है। अब हम टोटल यदि चार्ज लेना चाहें तो टोटल चार्ज के लिए क्या करें, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। और हम बोथ साइड इंटीग्रेशन और जो चेंजेस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो आपके कितना हो जाएगा, φ1 to φ2। तो यह एक लाइन लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें हम यह लिख लेते हैं कि कुल चुंबकीय फ्लक्स ये आपको मेजर करना है। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स वो किससे संबंधित है, कुल चुंबकीय फ्लक्स φ1 व φ2 में परिवर्तन से संबद्ध हो तो परिपथ में कुल आवेश, तो दोस्तों परिपथ में कुल आवेश कितने हो जाएंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा यूं ही लिख देता हूं, बोथ साइड वी टेक इंटीग्रेशन एंड लिमिट φ1 to φ2, ठीक है। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर और लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, φ1 से φ2 ले लेते हैं। तो ये आ गया dq और इधर हमने ये लिमिट ले ली φ1 से φ2 और n इंटू dq। तो dq को तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, q, और ये आपके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बस इस तरह से हम ये लिख देते हैं। तो इसमें दोस्तों ये अपॉन में r भी था, आपको याद हो तो ये r भी लिखिए, तो ये हो जाएगा n/r। और इसमें इसको यदि आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ ये आपके एज इट इज़ हो जाएगा। जैसे डी फाई का हम इसको समाकलन से बाहर ले गए तो ये आ गया φ1 to φ2, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, इसमें आप ये इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इसको यदि आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपके टोटल चार्ज आ जाएगा। इसका समाकलन करके करना चाहें तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई आपके ज़रूरी नहीं है। डी फाई का फाई हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन r। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं वो इजीली समझ में आ गए होंगे, हालांकि कोई हार्ड नहीं थे, सिंपल सा, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको, एक बार आप बुक से देख के भी इजीली पढ़ सकते थे। बस ये मेरे को बार बार न पढ़ाना पड़े इसलिए एक ये फिक्स कर दिया, और साथ ही साथ सिलेबस में भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।